प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हम अपने शीर्षक टेंस पे ही चल रहे थे और वहीं पे चलेंगे जब तक टेंस समापन नहीं होगा, समाप्त नहीं होंगे तब तक हम टेंस ही पढ़ाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, टेंस अंग्रेजी व्याकरण के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी व्याकरण का कोई भी पार्ट आप बिना टेंस की सहायता से नहीं कर सकते। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया, अब अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस चल रहा है। इसमें कल मैंने आपको 3 प्रकार के सेंटेंसों की रचना बताई थी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वो तीनों प्रकार के सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपने उन सेंटेंसों की रचना कर ली होगी। जो हिंदी में आपको दिए थे उनको आपने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहचान के साथ टेंस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कहीं भी बाहर जाओगे, कोई आपको राहगीर मिलेगा, आपसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए कहेगा, तो आप सही अनुवाद अंग्रेजी में तभी कर सकते हो जब आपको उस टेंस के आधार पे उस टेंस की हिंदी में पहचान आएगी। क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी में रचना सही तभी होगी जब आपको उस टेंस से संबंधित उसकी हिंदी में पहचान आएगी। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिया। अब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अग्रसर हो रहे हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी हमने आपको 3 प्रकार के सेंटेंसों की रचना कल बताई थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में पहचान बच्चों मैंने आपको लिखवाई भी थी, शायद आपके ध्यान में भी रही होगी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि आता हो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। साधारण वाक्य कैसे बनाते हैं, उसका नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, उसका प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं, उसका प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। प्रत्येक सेंटेंस की रचना के लिए मैंने आपको प्रत्येक सेंटेंस की रचना का नियम लिखवाया था कि साधारण वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाते हैं और प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। उसके बाद हमने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस शुरू किया था। उसमें भी मैंने आपको 3 प्रकार के सेंटेंसों की रचना के विषय में नियम लिखवाए थे। शायद आप उन नियमों को पढ़े होंगे और आपके दिमाग में भी वो नियम ठहरे होंगे। आज हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के चौथा सेंटेंस जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द भी होता है और नकारात्मक शब्द भी होता है, दोनों प्रकार के शब्द होते हैं। उसमें भी हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी बताया था कि प्रश्नवाचक वाक्यों की रचना 2 प्रकार की होती है। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, उस वाक्य की रचना अंग्रेजी में किस प्रकार से करते हैं उसका नियम हमने आपको लिखवाया। सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। तो 3 प्रकार की आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। साधारण वाक्य में ईजारम का प्रयोग कर्ता के बाद किया जाता है। नकारात्मक वाक्य में भी कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग एक में शुरू में होता है और दूसरे प्रकार का जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है उसमें WH वर्ड जो वाक्य में दिया होता है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो बच्चों, हम उस वाक्य की चर्चा कर रहे हैं
जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में होता है, उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम सर्वप्रथम करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, यदि आपका कर्ता एक वचन है, तो हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता बहुवचन होता है तो हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट के स्थान पे मैं होता है, उसकी अंग्रेजी आई होगी, तो उसके लिए हम एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सर्वप्रथम करेंगे, उसके बाद में जो वाक्य में कर्ता दिया उस कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद में, क्योंकि वाक्य नकारात्मक भी है, नकारात्मक शब्द भी इस वाक्य में जुड़ा है, इसलिए इस वाक्य में नॉट का प्रयोग भी करते हैं। वो नॉट का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के बाद करना है। उसके बाद में वाक्य में जो क्रिया दी हो, जिसके लिए जिसके द्वारा हम काम करते हैं, उसको क्रिया बोलते हैं। क्रिया में आपको आईएनजी लगानी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। उसके बाद इसी में दूसरे प्रकार का वाक्य होता है, जो वाक्य जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है, उस वाक्य को पढ़ के उस वाक्य में हम सर्वप्रथम प्रश्नवाचक शब्द को ढूंढते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द आपको वाक्य के बीच में मिले, उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब और क्रिया में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे वाक्य ये दिया था, क्या तुम कक्षा में पढ़ रहे हो? हाँ विद्यार्थियों, आप ऑनलाइन कक्षा में पढ़ रहे हो, वास्तविक है। क्या तुम कक्षा में पढ़ रहे हो? प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य को ध्यान से देखना, पूरा वाक्य पढ़ लेना। आप तो सरसरी नजर से पढ़ते चले जाते हो, उस पर ध्यान नहीं देते हो। देखो, सबसे पहले मैंने आपको पहला नियम जो लिखवाया कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तो बच्चों देखो, आपने वाक्य को पढ़ा होगा। इस पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद आपने देखा होगा कि प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है। इसलिए क्या प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया है, इसलिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में दिया हो, तब आपको पहले नियम के आधार पर वाक्य की रचना करनी है। मैंने आपको नियम लिख दिया। नियम आपको इस वाक्य में लागू करना है। किस प्रकार से लागू करना? सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब दी है, इन हेल्पिंग वर्ब, किसी एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आपको करना है। किसके अनुसार बच्चों? सब्जेक्ट के अनुसार। वाक्य में सब्जेक्ट क्या दिया? तुम दिया। तुम के अनुसार इन तीन हेल्पिंग वर्ब जो दी हैं, इनमें से एक का चयन करके आपको यहाँ पे लिखना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम लगभग सभी टेंसों में तुम सब्जेक्ट को बहुवचन कर्ता माना जाता है, इसलिए इसमें इस वाक्य में तुम सब्जेक्ट बहुवचन है। इसलिए बहुवचन, जब कर्ता बहुवचन होता है तो बहुवचन कर्ता के लिए इन तीन हेल्पिंग वर्ब में से किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं? तो बहुवचन कर्ता के लिए हमेशा आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य की शुरुआत आपको हेल्पिंग वर्ब से ही करनी है, कर्ता के अनुसार। कर्ता बहुवचन है तो इसलिए हम आर हेल्पिंग वर्ब से इस वाक्य की शुरुआत करते हैं। आपकी हेल्पिंग वर्ब वाक्य में हो गई। उसके बाद में आपको किसकी अंग्रेजी लिखनी? सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? तुम की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है? यू।
उसके बाद में आपको किसका प्रयोग करना, नॉट का प्रयोग करना। नॉट के बाद वर्ब में आईएनजी। बच्चों वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना। पढ़ने की अंग्रेजी क्या होती है, रीड। और क्रिया में क्या लिखना आपको, आईएनजी जोड़नी, तो क्या हो गया, रीडिंग। उसके बाद क्या दिया, ऑब्जेक्ट। वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ पढ़ रहे हो आप, कक्षा में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, क्लास, तो इन द क्लास। ये वाक्य की रचना आपकी हो गई। प्यारे बच्चों, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आपने लिखाए गए नियम के अनुसार वाक्य की रचना की, तो आपको वाक्य की रचना करने में, अंग्रेजी वाक्य की रचना करने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा नियम में लिखा वैसे वैसे आप अंग्रेजी लिखते चले जाओ, आपके वाक्य की रचना हो जाएगी, आप किसी प्रकार की गलती नहीं करोगे। उसके बाद हमने दूसरा नियम आपको लिखवाया, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। इस वाक्य को किस प्रकार से बनाते हैं, ये नियम आपका लिखा हुआ है। इस नियम के आधार पे ही आपको किस प्रकार की वाक्य की रचना करनी है। जैसे वाक्य दिया बच्चों, शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है। शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है। वाक्य को पढ़ लिया होगा, शेर जंगल में क्यों नहीं दहाड़ रहा है। दूसरे नियम में क्या लिखा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। वाक्य देख लिया आपने, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है, तो आप तुरंत ही जब आपने वाक्य को पढ़ लिया, वाक्य को पढ़ने के बाद आपने देख लिया कि इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया है, तुरंत आप दूसरे नंबर के नियम पे आएंगे। दूसरे नंबर में सबसे पहले क्या लिखा, WH वर्ड की अंग्रेजी। इस वाक्य में WH वर्ड क्या दिया, प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया, क्यों दिया। इसलिए हमको सबसे पहले इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखनी है। प्रश्नवाचक शब्द आपका क्यों दिया, क्योंकि अंग्रेजी बच्चों क्या होती है, वाई। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हो गई। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। इस वाक्य में सब्जेक्ट बच्चों क्या है, शेर। शेर एक वचन है या बहुवचन, शेर बच्चों एक वचन होता है, इसलिए जब करता एक वचन होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हमने कर दिया, वाई इज। उसके बाद में नियम में क्या लिखा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अंग्रेजी आपको लिखनी, वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, शेर। शेर की अंग्रेजी क्या होती है, लॉयन। उसके बाद में नॉट का प्रयोग आपको करना, नॉट का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है इसमें, दहाड़ना। दहाड़ना की अंग्रेजी क्या होती है, रोर। और वर्ब में आईएनजी, इसमें आप आईएनजी जोड़ देंगे, रोरिंग। ऑब्जेक्ट क्या है वाक्य में, जंगल, इन द फॉरेस्ट। आप फॉरेस्ट भी लिख सकते हो और जंगल भी लिख सकते हो, दोनों मीनिंग आपकी सही है। जंगल भी लिख सकते हो या फॉरेस्ट लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि नियमों के आधार पे आप वाक्य की रचना सही कर लेंगे। वाक्य पहले पढ़ो, उस वाक्य को पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको समझो किस प्रकार का वाक्य है। जिस प्रकार का वाक्य हो उस प्रकार के वाक्य के लिए जो नियम लागू होता है उस नियम को लागू कर देना। प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने में कभी भी किसी प्रकार की गलती नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप वाक्य की रचना कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, ये आज हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया।
इसमें 4 प्रकार के सेंटेंस थे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो चारों प्रकार के वाक्यों की रचना हमने आपको नियमों के अनुसार बताई है। नियमों के आधार पे आप अंग्रेजी लिखते चले जाना, आपके वाक्य की अंग्रेजी में रचना हो जाएगी। इस प्रकार से यह आज आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों टेंस हो गए। मैं ये चाहता हूँ कि दोनों टेंसों के मिक्स सेंटेंस आपको दे दूँ और आप अच्छी तरह से इनको बनाना। उसके बाद हम तीसरा टेंस शुरू करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान, परफेक्ट का मतलब पूर्ण। किसी काम का वर्तमान में ही पूर्ण हो जाना प्रेजेंट परफेक्ट कहलाता है। इसमें कार्य अधूरा नहीं रहता है, इसमें कार्य संपूर्ण होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस की हिंदी में पहचान बच्चों होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं। आज दिया हो, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, यह पहचान क्रम से टेंस के अनुसार आप लिखते जाएंगे। जब आपका कभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई तक कभी भी स्कूल खुलेगा, पहला नंबर क्लास में इंटर करने से पहले नंबर में हम आपकी कॉपी ही चेक करेंगे। और ये जितने भी हम होमवर्क में जो आपको दे रहे हैं, वो सभी सेंटेंस आपके पहला नंबर होगा चेक करने का। उसमें चाहे मुझे 10 दिन लगे, चाहे 15 दिन लगे, मैं आपका क्लास शुरू होने पर यही काम हमको करना है। इसलिए इसको विधिवत जो मैं बता रहा हूँ उसके अनुसार आप विधिवत इस पूरे काम को करेंगे। ये पूरा का पूरा एक कॉपी में विधिवत क्रम वाइज, डेट वाइज, टाइम टू टाइम आपको करना है। ये सब कुछ आपको लिखना है, क्योंकि आगे आने वाले समय में ये आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। तो प्यारे बच्चों, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। इसकी हिंदी में पहचान होती है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं, आज दिया हो, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी पीछे वाले टेंसों के अनुसार 4 प्रकार के सेंटेंस बनेंगे। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस,
तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। प्रक्रिया एक ही जैसी होगी, केवल इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। बाकी वाक्यों को बनाने की प्रक्रिया एक ही जैसी होती है लगभग सभी टेंसों में, लेकिन उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसकी हेल्पिंग वर्ब बच्चों हैज और हैव होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको सिंपल सेंटेंस की रचना किस प्रकार से होती है उसके विषय में आपको नियम लिखवा रहे हैं। इसमें भी सबसे पहले किसी भी टेंस का साधारण वाक्य आप बनाएंगे। साधारण वाक्य में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना होगा। सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, सिंपल सेंटेंस लगभग एक ही तरीके से बनेंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लिखना है। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं दो, हैज, आर, है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग। प्यारे बच्चों, इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस टेंस में क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। ये आपका साधारण वाक्य बनाने का नियम हो गया। इस तरीके से आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य बनाएंगे। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करना। सब्जेक्ट यदि आपका ही, सी, इट या नाम से शुरू हुआ, यदि आपका सब्जेक्ट ही से शुरू हुआ, यदि आपका सब्जेक्ट ही हो, यदि आपका सब्जेक्ट सी हो, यदि आपका सब्जेक्ट इट हो, या आपका सब्जेक्ट किसी नाम का हो, तो उसमें आप हैज का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। ही, सी, इट या नाम यदि सब्जेक्ट के स्थान पे दिया तो उसमें आप हैज का प्रयोग करना। अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन, बच्चे, लड़कियां, लोग, इस प्रकार का सब्जेक्ट दिया, उसके लिए आपको हैव का प्रयोग करना है। ये इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस की रचना होगी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस साधारण वाक्य दे रहा हूँ। ये साधारण वाक्यों की रचना कैसे होगी इसके विषय में आप नियम को देखना। नियम के आधार पे ही आपको इसकी रचना करनी है। जैसे लोग, गांव पहुंच चुके हैं, ये वाक्य दिया। आपको मैंने हिंदी में पहचान लिखवाई। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए हैं आदि दिया हो, वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपने वाक्य के अंत में देखा कि पहुंच चुके हैं, वाक्य के अंत में चुके हैं दिया। तुरंत ही ज्यों ही आप चुके हैं पढ़ेंगे
आपको तुरंत याद आना चाहिए कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। उसके बाद में वाक्य को आप दोबारा पढ़ेंगे कि वाक्य किस प्रकार का है। लोग गांव पहुंच चुके हैं, न तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द दिया न नकारात्मक शब्द दिया, इसलिए ये वाक्य साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य का नियम देखना, किस प्रकार से साधारण वाक्य की रचना हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना बच्चों, लोग। लोग की अंग्रेजी क्या होती है, पीपल। तो पीपल के पहले द आर्टिकल का प्रयोग कर लेना, क्योंकि बहुवचन संज्ञा शब्दों के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, द पीपल। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपको नियम देखना, नियम के आधार पे आप वाक्य की रचना करना। नियम सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हमने लिख दिया। सब्जेक्ट क्या बना आपका, लोग। लोग की अंग्रेजी क्या है, द पीपल। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, या है। अब आपको सब्जेक्ट देखना एक वचन है या बहुवचन। सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो हैज का प्रयोग करना, लेकिन इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका बहुवचन है, इसलिए आप किसका प्रयोग करोगे, है। उसके बाद में क्या लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्यारे बच्चों इसमें वर्ब क्या है, पहुंचना। पहुंचने की अंग्रेजी क्या होती है, रीच। और रीच की हमको थर्ड फॉर्म लिखनी, रीच में आप ईडी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कहाँ, गांव, विलेज। ये आपके वाक्य की रचना हो गई। प्यारे बच्चों मैंने आपको 9th क्लास में वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखवाई थी। उन वर्ब की थर्ड फॉर्मों की सहायता लेकर के आप वाक्य की रचना करना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद करनी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आगे आने वाले समय में जब आप पैसिव कंस्ट्रक्शन करेंगे, पैसिव वाक्य में हमेशा एक्टिव से पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, चाहे वो टेंस कोई भी हो, उसमें वर्ब आपको थर्ड फॉर्म के रूप में ही प्रयोग करनी है। इसलिए आप थर्ड फॉर्म अवश्य याद करना, क्योंकि आगे जो आपका पैसिव कंस्ट्रक्शन है, वर्ब्स हैं, इनडायरेक्ट स्पीचेज हैं और जो टॉपिक दिए हैं उनमें अधिकांशतः टॉपिकों में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों आप वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर करना। ये टेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इस टेंस में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा, चाहे वो साधारण वाक्य हो, चाहे वो नकारात्मक हो, चाहे वो प्रश्नवाचक हो, चाहे वो प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक हो, सभी में आपको क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग ही करना है। बिना थर्ड फॉर्म के ये क्रिया की थर्ड फॉर्म के ये टेंस का वाक्य नहीं बनता है। तो ये हो गया आपका बच्चों सिंपल सेंटेंस। इसके बाद आपका आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब नकारात्मक वाक्य। ये बच्चों हम आपको नकारात्मक वाक्य की रचना कैसे करते हैं ये कल बताएंगे। धन्यवाद।